हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश का पावर कॉरपोरेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था जेई का, उसमें 150 क्वेश्चन जो थे वो टेक्निकल के थे। तो 150 क्वेश्चन आपको पता है कि बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है, 2 घंटे की। तो हम इसको दो पार्ट में बना रहे हैं, 75-75। और जो न्यूमेरिकल बहुत ही लेंथी न्यूमेरिकल होगी उनको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी स्क्रीन कैसी है, हमारा सिस्टम कैसा है। तो जो कम फॉर्मूले के न्यूमेरिकल है हम उनको ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो यहाँ पर हमारा टेक्निकल सेक्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ हमारा जो है साइंस वगैरह के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं, तो हम इनको नहीं करेंगे। हम सिर्फ सिंपली चलते हैं अपने टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। तो टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से शुरू हैं ये हमें देखना पड़ेगा। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। हाँ, यहाँ से हमारे टेक्निकल के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू होते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो क्या था? फॉर ए बीम कैरी ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल द स्ट्रेन एनर्जी बी मैक्सिमम? कैंटिलीवर में होगी, बीम में, फिक्स बीम में, सिंपली सपोर्टेड में, या फिर प्रोपेलर कैंटिलीवर में? किस में आपकी स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगी? तो वैसे यहाँ पर आंसर तो दिया ही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो किस में मैक्सिमम होती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती है। तो स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है कैंटिलीवर के केसेस में। अगर हमारा मूवमेंट जो है वो भी हाई है, मैक्सिमम मूवमेंट जो होता है वो भी हाई है, तो हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो भी हाई होती है। तो इसलिए ऑप्शन ये वाला कैंटिलीवर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमम मूवमेंट की बात करेंगे कैंटिलीवर के केसेस में तो वो होता है WL² डिवाइड बाई 2। अगर आप फिक्स बीम की बात करेंगे तो उसके लिए WL² डिवाइड बाय 12 होता है। अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे मोमेंट की तो WL² डिवाइड बाय 8। अगर हम यहाँ पे प्रोपेलर कैंटिलीवर की बात करेंगे तो इसके लिए जो मूवमेंट होता है वो भी WL² डिवाइड बाय 8 ही होता है। सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर दोनों के लिए जो मोमेंट होता है वो WL² डिवाइड बाय 8 ही होता है। सिर्फ कैंटिलीवर एंड ये जो होता है फिक्स के लिए, इनके लिए मोमेंट अलग अलग है। तो मैक्सिमम मोमेंट अगर आपका हाई है तो आपकी स्ट्रेन एनर्जी भी हाई ही होती है। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, डिमेंशनलेस ग्रुप फॉर्म इन द, तो ये देख लीजिए, इसका आंसर ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन? स्पेसिफिक स्पीड जो होती है टरबाइन की वो कौन रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? तो स्पेसिफिक स्पीड जो होती है उसको आप NS से डिनोट करते हैं, वो होती है N√P डिवाइड बाय H का 5/8। तो ये होती है स्पेसिफिक स्पीड। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो यही रहेगा, ऑप्शन 1 ही रहेगा। तो जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है टरबाइन के लिए। आपको पता है कि सबसे कम जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो पेल्टन व्हील की जो टरबाइन होती है उसमें आपको देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो होती है हाई स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो आपको कपलाइन और प्रोपेलर टरबाइन जो होती है उसमें देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो 250 मीटर से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, हाई कपलान में होती है, सबसे कम जो होती है वो पेल्टन व्हील की टरबाइन में होती है स्पेसिफिक स्पीड। तो ये दोनों भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द ब्लेड
angle at the outlet, the maximum hydraulic efficiency of idle impulse is। तो वो होती है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 2। ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 2। ये जो होती है वो डाया होता है, तो ये देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड दैट ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ इज। सो देखिए, जो इलोंगेशन होती है कॉनिकल बार के लिए, कॉनिकल बार जो होती है ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से, इट्स ओन वेट की वजह से, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो वो होती है गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाय 6e होती है। ये कॉनिकल के लिए होती है। अगर आप प्रिज्मेटिक कंपास की बात करेंगे सेम लेंथ के लिए या फिर उसके ओन वेट के लिए, इलोंगेशन जो होती है वो होती है गामा एल स्क्वायर ओवर 2e होती है। 6e तो कॉनिकल के लिए होती है, एंड 2e जो होती है वो प्रिज्मेटिक के लिए होती है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है हमसे। रेशियो आप करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास गामा एल स्क्वेयर से गामा एल स्क्वेयर कट हो सकता है, ई से ई कट हो गया, तो यहाँ पर तीन ऐसे हो सकता है, तो 1/3 हमारे पास आंसर हो सकता है। ऐसे 1/3 हमारे पास आंसर ये आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए वेट सोइल मास एयर ऑक्युपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वॉइड रेशियो ऑफ द सोइल सैंपल इज। वॉइड रेशियो कितना होगा? तो वॉइड रेशियो हमारे पास जो होगा वो कितना होगा? वो 1 होना चाहिए। यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर है। वॉइड रेशियो आपको पता है कि फाइंड आउट कर सकते हैं पोरोसिटी से, आपको पता ही है। अगला देखिए, द रीडिंग टेकन ऑन ए स्टेशन बाय लेवल। जो रीडिंग ली जाती है स्टेशन पर बाय लेवल के द्वारा, हुज एलिवेशन इज नाउन, उसकी एलिवेशन हमें पता है, उसको आप बैक साइड के नाम से जानते हैं, बैक साइड के नाम से जाना जाता है। भाई यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर साइड जो होती है, जिसको आप एफ एस से डिनोट कर सकते हैं, बैक साइड जो होती है उसको बी एस से डिनोट कर सकते हैं। तो फोर साइड जो होती है एक लास्ट रीडिंग जो होती है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करना चाहते हैं, चेंज करने से पहले जो लास्ट रीडिंग ली जाती है उसको फोर्थ साइड के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखिए। बैक साइड जो होती है ये फर्स्ट रीडिंग होती है। तो इसका जो हमें एलिवेशन होता है, इनके रिड्यूस टेबल जो होता है वो पता होता है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल एज पोलर आइस ग्लेशियर्स कंपेयर टू टोटल फ्रेश वाटर इज। ये क्वेश्चन जो है वाटर सप्लाई से पूछा गया है। आपको पता है कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हम करते हैं, वैसे ये क्वेश्चन जो है जीके से भी संबंध रखता है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप अर्थ की बात करेंगे तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में कैसे? एक फ्रेश वाटर होता है जिसका परसेंटेज जो होता है फ्रेश वाटर का 2.5% होता है। दूसरा होता है सोल्ट वाला पानी। तो सोल्ट वाला पानी जो होता है उसका परसेंटेज जो होता है 97.4% सोल्ट वाले पानी का परसेंटेज है हमारी अर्थ पर। और फ्रेश वाटर का कितना है? 2.5% है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फ्रेश वाटर से ही पूछा गया है। तो फ्रेश वाटर को अगेन हमने क्या किया है, उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। चार पार्ट, उसमें आता है हमारा आइस एंड ग्लेशियर। आइस एंड ग्लेशियर के द्वारा जो पानी है उसका परसेंटेज 68.7% है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। उसमें हमारा फ्रेश वाटर में ग्राउंड वाटर भी आता है। ग्राउंड वाटर के परसेंटेज की बात करेंगे तो 30.1% है। उसके बाद हम अगर आप सरफेस वाटर की बात करेंगे, सरफेस वाटर जो होता है उसका 0.3% ये सरफेस वाटर है। एंड अदर जो है
अदर जो पानी है उसका 0.9% है। तो फ्रेश वाटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो हमसे यही पूछा गया था, तो हमारा आंसर ये देख लीजिए 68.7। वैसे यहाँ पे 69.61 दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आंसर एक्चुअल आंसर ये होगा। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से पता होनी जरूरी है। अगला देखिए, बाय अप्रोक्सीमेटली मेथड द कंप्यूटेशन ऑफ एन कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन द वेट इज कंसिडर। जो वेट कंसिडर किया जाता है वो होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। भाई आंसर ये होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये नहीं होगा, ये बोर्ड वालों ने गलत ऑप्शन इसको बता दिया है, तो हमारा आंसर ये होगा। तो भाई क्वेश्चन लगाने का यही फ़ायदा है कि भाई थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर गलत भी हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। सो अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल जो होता है बैंक और बिग ऑफिसेस के लिए वो क्या होता है एक्सेप्टेबल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 50 से 60 डेसिबल होता है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 50 से 60 जो होता है वो बिग ऑफिसेज बैंक वगैरह के लिए होता है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है एक्सेप्टेबल नॉइज़ वाला, ये बहुत ही मैंने कई जगह देखा है। ये यूपीएससी जेई और एसएससी जेई में ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि ज़्यादातर वैकेंसी जो निकलती है वो एसएससी जेई में निकलती है और यूपी जेई में निकलती है। तो जो एसएससी जेई और यूपी से संबंध रखते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सेप्टेबल नॉइज़ के, तो इसका मैं ये करूँगा कि अपने कम्युनिटी सेक्शन में इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सेपरेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो इज काउज बाय। सेपरेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो इज काउज बाय। फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो सेपरेट हो जाता है, उसका क्या कारण होता है। उसका ये कारण होता है कि प्रेजेंस ऑफ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट यही कारण होता है। तो इसको आप देख लीजिए, ये बाउंड्री लेयर्स की वजह से आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सम फैक्टर अबाउट पाइल फाउंडेशन इज गिवन बिलो, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन 1 और 3 ही है यहाँ पर, तो यही 1 3। अब यहाँ पर देखिए एक हमारे पास डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम से हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन गिवन हाइड्रोग्राफ द पीक या फिर क्रेस्ट सिगमेंट इज इंडिकेटेड बाय। पीक और क्रेस्ट सिगमेंट इज इंडिकेटेड बाय, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बीपी बीसी ए बी और पीसी दिया गया है। तो यहाँ पर क्रेस्ट और हमें क्या बताना है, पीक सेगमेंट बताना है। तो देखिए हमारे पास जो ए और बी जो होता है, ए और बी जो पॉइंट है ये राइजिंग राइजिंग लिम्ब को इंडिकेट करते हैं। ए एंड बी राइजिंग लिम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि ए और बी, जो ए स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड बी जो होता है लास्ट वाला पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसा करूँगा कि अपने कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर से विजिट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगर हम यहाँ पे बी और सी पॉइंट की बात करेंगे, बी और सी पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पीक एंड क्रेस्ट। पीक और क्रेस्ट सेगमेंट हम इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में हमसे पूछा था। एंड हमारे पास लास्ट वन सी एंड डी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग लिम्ब। फॉलिंग लिम्ब के नाम से हम इसको जाना जाता है, सी एंड डी। तो एलिमेंट जो होते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ के, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी, बी सी और सी डी। तो इन तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, इनके नाम क्या है, ए बी का क्या है, सी बी का क्या है, बी सी का क्या है। तो ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए इसके ऊपर तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी जो है प्रोवाइड कर दूंगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, द कोर पीरियड ऑफ राबी क्रॉप इज। राबी क्रॉप का जो कोर पीरियड होता है वो कितना होता है? अगर आप राबी क्रॉप की बात करेंगे तो उसका जो क्रॉप कोर पीरियड होता है, कोर पीरियड के बारे में पूछा गया है तो उसका 4 हफ्ते का होता है। अगर आप खरीफ की बात करेंगे, खरीफ जो क्रॉप होती है उसकी बात करेंगे तो उसका 2 से 3 हफ्तों का होता है, वीक्स का होता है, 2 से 3 का खरीफ का होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कोर वाटरिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो कोर वाटरिंग जो होती है, तो फर्स्ट वाटरिंग इज गिवन टू द क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज ए फ्यू सेंटीमीटर हाइट। जब हमारी जो फसल है वो कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो होती है, तो जब उसको पहली बार पानी दिया जाता है उसको कोर वाटरिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोर वैसे गलत लिखा है, सी ओ सॉरी KOR होता है, तो कोर वाटरिंग। तो यहाँ पर ये गलत है, तो इसको थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भाई एक क्वेश्चन जो है वैसे पैलियो इरिगेशन से भी पूछा जाता है। पैलियो इरिगेशन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। द फर्स्ट वाटर दैट इज गिवन टू द क्रॉप बिफोर सोइंग टू मेक द सॉइल वेट एंड इजी टू वर्क ऑन इट। कहने का मीनिंग है कि जो पहला पानी दिया जाता है फसल जो होती है उसको बोने से पहले, उसको आप प्लाव इरिगेशन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं क्योंकि ये लेंथी न्यूमेरिकल लग रहा है मुझे, तो इसको रहने देते हैं। ये इसका आंसर वैसे यही होगा। अगला देखिए, व्हेन वाटर टेबल राइज टू द ग्राउंड लेवल देन द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन ऑन सैंड इज रिड्यूस टू फॉलोइंग परसेंटेज। तो वही 50% तक रिड्यूस हो ही जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में पूछा गया है, रिवर्सल। तो रिवर्सल के लिए हमने आपको टेंशन के केसेस में बहुत ही पॉइंट जो है वो बताए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, 350 ही होता है। वैसे जो क्वेश्चन है स्लैंडरनेस रेशियो से, वो कई बार कई क्वेश्चन के लिए पूछा गया है, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है कि भाई क्या क्या हो सकता है। जैसे देखिए, मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो हमसे एक बार एग्जाम में लेसिंग बार के लिए भी पूछा गया है। लेसिंग बार जो होती है, लेसिंग बार या फिर लेसिंग मेंबर, लेसिंग मेंबर के लिए तो वो 145 होता है लेसिंग बार के लिए। एक हमारे पास हैंगर बार के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हमसे नहीं, वैसे मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम के, तो वहाँ पर हैंगर बार से क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर हमारे पास एक सीलिंग फैन की जो रोड होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हैंगर बार हो या फिर सीलिंग फैन की जो रोड हो, उन सभी के लिए, इन दोनों के लिए जो स्लैंडरनेस रेशियो होता है वो 160 होता है। भाई जो मैं आपको पॉइंट बीच में बताता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे पॉइंट हम जो है कवर करते हैं, चाहे हाँ कैसा भी हो, तो सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो रहे हैं कि भाई उसके लिए क्या पूछा था, कहाँ पर ये पूछा गया था। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, परमिसिबल लिमिट जो होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, जिसको आप BOD के नाम से जानते हैं, वाटर में टू बी सप्लाई इन हाउस शुड बी इन PPM में, कितनी होती है? तो BOD की जो डिमांड होती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो 0 ही होती है। बिल्कुल सही बात है, 0 होती है। भाई परमिसिबल लिमिट जो है, यहाँ से आपको पता है कि बहुत क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, ऑन नेशनल एंड स्टेट हाईवे द स्पीड लिमिट साइन ऑन फिक्स सम डिस्टेंस अहेड फ्रॉम वेयर द स्पीड लिमिट एक्चुअली स्टार्ट, द डिस्टेंस शुड बी, डिस्टेंस जो होती है वो शुड बी कितनी होनी चाहिए? तो ये जो होता है 120 पर होता है, फिक्स किया जाता है 120 मीटर पर अहेड फ्रॉम द स्पीड लिमिट एक्चुअली स्टार्ट, इतनी होती है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन टर्म ऑफ ओरिफिस इज एक्चुअली डिस्चार्ज A एंड आइडल डिस्चार्ज D इज, क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? A,
डिवाइड बाई डी, यही होगा हमारे इस क्वेश्चन में आंसर। भाई ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल था तो हमने आपको ऐसे तुक्का लगा के आंसर बता दिया है। ये जो डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसको सीडी से डिनोट किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ, या फिर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द आइडल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज को ए से डिनोट करते हैं और आइडल डिस्चार्ज को डी से आप डिनोट कर सकते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ ए बाय डी, यही है। ओरिफिस आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है जो मेजर करता है हमारे डिस्चार्ज को। तो ये चीज़ है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है एक और बन सकता है कि भाई सी डी जो होता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वो वैल्यू वेरी करती है 0.61 से लेकर 0.65, ये वैल्यू वेरी करती है। ये देख लीजिए 0.61 से लेकर 0.65 ये वैल्यू वेरी करती है ओरिफिस के लिए। भाई ये देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। द राइज एंड फॉल अलोंग द रोड कैम्बर इज। राइज एंड फॉल जो होता है अलोंग द रोड, उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो उसको आप स्लोप के नाम से जानते हैं। द राइज एंड फॉल अलोंग द रोड, कहने का मीनिंग यह है, इफ इट इज ग्रेजुअल राइज, ग्रेजुअल राइज जो होता है उसको आप पॉजिटिव ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रेजुअल तरीके से बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, उसको आप पॉजिटिव ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। या फिर अगर आपका ग्रेजुअल क्या हो, फॉल हो, तो उसको आप नेगेटिव ग्रेडियंट के नाम से जान सकते हैं। तो स्लोप से ये दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। ग्रेजुअल राइज होगा तो उसको पॉजिटिव ग्रेडियंट हम कह सकते हैं, ग्रेजुअल फॉल होगा तो उसको नेगेटिव ग्रेडियंट भी हम कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन परफॉर्म बेटर ऑन द डक्टिलिटी क्राइटेरिया। डक्टिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो बिल्कुल ही सही बैठता है, बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर ये आंसर कैसे आया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहेवियर जो होता है अंडर रेनफोर्स बीम का, वो मोर डक्टाइल होता है। किसके मुकाबले? ओवर रेनफोर्स बीम के मुकाबले। क्योंकि जो अंडर रेनफोर्स बीम होता है उसमें जो आपको फेलियर देखने को मिलता है वो स्टील फेलियर आपको देखने को मिलता है। स्टील फेलियर हमें देखने को मिलता है क्योंकि हमारा जो अंडर रेनफोर्स बीम होता है, जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस होता है वो स्टील पर ही सबसे पहले पहुंचता है। क्योंकि स्टील हमने कम प्रोवाइड किया होता है, तो अंडर रेनफोर्स बीम इज द सेक्शन परफॉर्म बेटर ऑन द डक्टिलिटी क्राइटेरिया। ऑप्शन यही इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टाइलर स्टेबिलिटी चार्ट आर बेस्ड ऑन द टोटल स्ट्रेसेस यूजिंग। तो फ्रिक्शन सर्कल मेथड, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ स्क्वायर कॉलम इज 16 mm, द डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन। किस वैल्यू से काम नहीं होना चाहिए? तो भाई लैटरल टाइज के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 6 mm या फिर 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, विच एवर इज ग्रेटर। तो हमारे पास डायमीटर दिया गया है 16/4, 16/4, 4 चुके 16, 4 mm। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा, 6 mm या फिर 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, तो
हमें पता है कि 6 बड़ा है 4 छोटा होता है, तो इसलिए क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? 6 mm इज द करेक्ट आंसर। ये 4 गलत है यहाँ पर, ये भूल जाइए इसको आप। बेशक आप अपनी किताब खोल सकते हैं, वहाँ पर क्या दिया है उस हिसाब से आप वैल्यू पुटअप करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 नहीं होगा भाई, 6 mm ही हमारे पास आंसर होगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमारी स्क्रीन जो है इसको वाइट कर लेते हैं। हाँ ये देखिए वाइट स्क्रीन बहुत ही अच्छी है। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए लेन ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट क्रिएटिंग अनरीजनेबल डिले इज नाउन एज। उसको हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिकल कैपेसिटी, आंसर 1 बिल्कुल सही बात है, इसको भी ध्यान देते हैं। अगला देखिए, द नॉइज पोल्यूशन विच प्रोड्यूस पेन इन द हार्ट। नॉइज पोल्यूशन दैट विच प्रोड्यूस पेन इन द हार्ट एंड नैरोइंग ऑफ अरेशियस कम्स अंडर फॉलोइंग इफेक्ट। किस में आता है वो? तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू। टर्बिडिटी जो होती है पानी में, गंदा गंदा जो होता है पानी, वो किस वजह से होता है? मिट्टी एंड गंद फंद देखिए, इसकी वजह से ही होता है। तो ये ऑर्गेनिक जो पार्टिकल होते हैं उसकी वजह से आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है। और इनऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में हमारा प्लांट्स फाइबर वगैरह, एल्गीज वगैरह जो होते हैं वही आते हैं। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों की वजह से ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इनऑर्गेनिक में क्ले वगैरह आता है, एंड ऑर्गेनिक जो होते हैं उसमें क्या आता है? प्लांट्स वगैरह, टहनियाँ वगैरह आ सकती है, एल्गीज जो होती हैं वो आ सकती है। तो इसको आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड एट 1/3 एंड 2/3 ऑफ द स्पैन इज। कितना होता है? 7/2 या फिर 2/7, या फिर 2/7 दिया गया है। अगले देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे IS कोड क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड। सॉइल को 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 18 ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया गया है कि भाई 8 ग्रुप जो हैं वो किसके हैं? 8 जो ग्रुप हैं वो कोर्स ग्रेन सॉइल के हैं। 9 जो ग्रुप हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल के हैं। एंड 17 एंड 1 18, एक जो है वो पीट का ग्रुप है, पीट। तो ये देख लीजिए। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि भाई हमारे पास जैसे कि फाइन की अगर आप बात करें, फाइन के ग्रुप हैं जैसे कि लो कंप्रेसिबिलिटी, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो ये फाइन में आते हैं। तो ये 9 ग्रुप बनते हैं ऐसे ऐसे। अगला भी इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अगला देखिए, इसका भी यही होगा। अगला देखिए, इफ टेलीस्कोप ऑफ सैटेलाइट कैन रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द वर्टिकल प्लेन completely, then theodolite is term as। उसको आप किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिस्ट थेडोलाइट के नाम से जानते हैं। ट्रांजिस्ट थेडोलाइट के नाम से हम उसको जानेंगे। अगला देखिए यहाँ पर, फ्रॉम हाई लेवल वाटर सोर्सेज द वाटर सप्लाई सिस्टम यूज्ड इस टर्म एज। ग्रेविटी सिस्टम होता है। अगले का यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन रेन फॉल्स एज वाटर ड्रॉप्स ऑफ साइज कितना है? 0.5 mm, सो लाइट इन वेट टू अपीयर एज फ्लोटिंग इन एयर इज टर्म एज। उसको आप किस नाम से जानते हैं? रेन, सबसे पहले आपको रेन का साइज पता होना चाहिए। यहाँ पर ड्रिजल, स्नो, ड्यू, रेन, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। अगर मैं यहाँ पे रेन के साइज की बात करूँ, रेन जो होती है उसके ड्रॉप्स की बात करूँ,
ड्रॉप जो होती है, उसकी बूंद जो होती है, तो उसका साइज 0.5 से लेकर 6 mm का होता है। तो यहाँ पे पूछा कि लेस देन 0.5 mm, तो रेन का साइज तो ये होता है भाई, रेन हमारा आंसर होगा नहीं। तो ड्रिजल के साइज की अगर आप बात करेंगे तो वो लेस देन होता है 0.5 mm से। तो इसका मतलब ये है कि भाई आंसर बिल्कुल ही सही है। इसको आप ड्रिजल के नाम से जानते हैं। स्नो वगैरह का कोई साइज मुझे पता नहीं है, एंड ड्यू इसका भी मुझे साइज नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं। वैसे ये ड्यू के बारे में आपको बता सकता हूँ कि मॉइस्चर कंडेंस इन स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन कूल सरफेस। ठंडे सरफेस में जो मॉइस्चर होता है वो ड्यू ही होता है। अगला देखिए यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम एट एनी डिस्टेंस डी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस प्रोपोर्शनल टू डी के प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सही बात है, डी के ही प्रोपोर्शनल होता है। अभी लेंथी न्यूमेरिकल लग रहा है, इसको भी हम नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉइजन रेशो। भाई पॉइजन रेशो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, स्टील, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है कि ए बी सी में सबसे पहले किसका कम होगा, फिर किसका ज़्यादा होगा। अगर हम इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए पॉइजन रेशो की बात करेंगे तो वो 0 से 0.5 होता है। इतना पॉइजन रेशो की वैल्यू होती है। पॉइजन रेशो जो होता है इसको आप म्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये होती है पॉइजन रेशो की वैल्यू। जो जीरो वैल्यू होती है पॉइजन रेशियो की, ये होती है कॉर्क के लिए, एंड जो 0.5 होती है ये होती है हमारे रबड़ के लिए। रबड़ के लिए सबसे ज़्यादा पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है, कॉर्क के लिए सबसे कम होती है। अब हमसे पूछा गया कि भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखिए एसएससी जेई एचपी जेई में शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि कास्ट आयरन से था, मुझे पता याद नहीं आ रहा, मैंने एक बार देखा था। सो एल्यूमिनियम की अगर आप बात करेंगे, इसका 0.33 होता है पॉइजन रेशियो की वैल्यू। अगर आप यहाँ पे कास्ट आयरन की बात करेंगे तो 0.23 से लेकर 0.27 होती है पॉइजन रेशियो की वैल्यू। अगर आप स्टील की बात करेंगे तो स्टील जो होता है उसका 0.28 होती है। ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। अब हमारे पास यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए ए सी बी, ये आंसर दिया गया है यहाँ पर। ए सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर कम 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 ऐसे होगा ना, तो एल्यूमिनियम बिल्कुल सही बात है। ए देखिए, एंड सी का जो दिया गया है स्टील का 28 बिल्कुल सही बात है। फिर लास्ट में 23 27, अगर आप इसको भी लेते हैं तो 27 ये कम ही है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। यही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइजन रेशियो की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रॉड पाइल इन सैंड इन कंपैक्शन टू ड्राइवन पाइल विल बी कितनी होती है? 2/3 से लेकर 1/2 यही होती है पाइल के केसेस में। अगला क्या बोल रहा है, फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप्स ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड द यूनिट वाटर फ्लोइंग डे एंड नाइट टू इरीगेट द क्रॉप एरिया इज, उसको ड्यूटी के नाम से जानते हैं। भाई यहाँ पर ड्यूटी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट किया कीजिए डेली। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे और चले गए, क्योंकि भाई वहाँ पर आपको एक बुक्स के तौर पर एक आपको फ़ोटो मिल रही है, तो आप फ़ोटो को देखकर जब डेली का कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिल रहा है, डेली का अगर आप एक्स्ट्रा हमारी वीडियो के अलावा 10 क्वेश्चन भी अगर आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन से देख कर जाते हैं तो वो आपका ही फ़ायदा है। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में आप उस पेज को पढ़ने में लगाते हैं तो आपका ही फ़ायदा है भाई, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। अगला देखिए, वेब क्रिपलिंग जनरली ओकर एट ए पॉइंट वेयर। वेब क्रिपलिंग जो होती है वो आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? जहाँ पर हमारा कंसंट्रेटेड लोड लगता है। ऑप्शन
1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर कॉम्बिनेशन कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज सिस्टम के लिए कौन सा ट्रू है? तो वो होता है सीवेज एंड रेन वाटर वाला ऑप्शन, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड वाला गलत है। सीवेज एंड रेन वाटर वाला बिल्कुल ही सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला देखिए, द डिस्प्लेसमेंट मेथड इज आल्सो रेफर टू एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यही बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ रिजिड फुटिंग टू द मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ इक्वल फ्लेक्सिबल फुटिंग विल बी। रेशियो पूछा गया है इन दोनों का, फ्लेक्सिबल फुटिंग विल बी, क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास रिजिड फुटिंग के लिए पूछा गया है कि भाई इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना होता है। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर जो होता है फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए, पहले यहाँ पे रिजिड फुटिंग के लिए देख लेते हैं। रिजिड फुटिंग के लिए 0.8 होता है एंड फ्लेक्सिबल के लिए 1 होता है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो 0.8 डिवाइड बाय 1, तो ये आएगा हमारे पास 0.8। 0.8 हमारे पास यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, देख लीजिए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, व्हाट इज द फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट ग्रेड, कितना होता है? फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ जो होती है M25 के लिए वो कितनी होती है? फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ जो होती है 0.7 अंडर रूट FCK। FCK 25 है हमारे पास, रूट करके 5 आएगा, 35 3 35 M5, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका भी आंसर यही होगा। अगले देखिए, इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नाउन एज, उसको जनरेटेड ट्रैफिक ग्रोथ हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ ए कांस्टेंट सेक्शन बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट इट बेंड एज, इट बेंड एज सर्कुलर आर्क की तरह वो बेंड होगा। अगला क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ टेंजाइल स्ट्रेस डेवलप इन वॉल ऑफ बॉयलर इन द सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन टू द टेंजाइल स्ट्रेस इन ए एक्सियल डायरेक्शन में, तो वो 2 ही होता है इन दोनों का रेशियो। तो पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर हमारा, और इंटरसेक्शन मेथड ही होगा आंसर। अगला जो है इसका भी आंसर यही होगा। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्टिफनर के बारे में से हमसे पूछ रहा है, स्टिफनेस के बारे में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 180T ही होता है भाई। यहाँ पे स्टिफनर जो होते हैं वहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पेसिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मिनिमम स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई भाई आप वर्टिकल स्टिफनर यूज कर रहे हैं तो मिनिमम स्पेसिंग जो होती है वो 0.33D होती है। वर्टिकल स्टिफनर अगर आप यूज करें तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है, तो 1.5D होती है। दोनों को आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, द एयर पोल्यूशन विच डिस्क्राइब एज डिजीज ऑफ वेल्थ इज टर्म एज, तो वो कौन सा होता है? पोल्यूशन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट देखिए, एनकोरेज वैल्यू ऑफ हुक इज एज्यूम 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार इफ द एंगल ऑफ बेंड इज, 4 गुना है, 4 डाया है, 4 टाइम्स 4 गुना या फिर 4 गुना ऑफ डायमीटर ऑफ बार, तो 45 डिग्री का बेंड जो है वो बनता है, एंगल बनता है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगले देखिए, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय
पायरोलिसिस रेफर टू सॉलिड वेस्ट जो होती है वो हीटिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। हवा जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो आप हीट करते हैं, तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट वही रिफर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाउ मच इंक्रीजिंग प्रेशर विल बी इफ द यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है इज प्लेस्ड ऑन द बैकफिल विद थीटा 30 डिग्री का। भाई ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आप एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, द बैक्टीरिया विच सर्वाइव ऑन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर आर नाउन एज। तो उसको आप किस नाम से जानते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। द एक ऐसा बैक्टीरिया दैट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई सर्वाइव या फिर ग्रो, ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर जीवित रह रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ग्रोथ कर रहा है या फिर जीवित हो रहा है, उसको एरोबिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अगर आप एरोबिक का एग्जाम्पल की बात करेंगे कि भाई इसका कौन वो बैक्टीरिया होता है, तो वो होता है नोकोकार्डिया। नोकार्डिया, नोकार्डिया एक बैक्टीरिया होता है एंड होता है बैसिलस। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीवित होते हैं, यानी कि भाई उनको जीने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। तो देख लीजिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे। अब देखिए यहाँ पर दो तीन पॉइंट और हैं, जैसे कि एनएरोबिक होता है एक, ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित हो रह सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवित रह सकते हैं, इनके जीवित। तो इनका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ई कॉली, ई कॉली, ई कॉली ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। एक हमारे होता है फैकुलेटिव बैक्टीरिया। ये फैकुलेटिव बैक्टीरिया, फैकुलेटिव की अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों कंडीशन में जीवित सरवाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी ऑक्सीजन के साथ भी। तो इसका मुझे एग्जाम्पल तो नहीं पता है, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भाई वो कौन सा बैक्टीरिया होता है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला विल बी। मैक्सिमम डेप्थ जो होती है फाउंडेशन की कितनी होती है भाई? हमारे पास क्यू गिवन है, ये भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, कितनी होती है रैंकाइन के अकॉर्डिंग? 1 मीटर ही होती है भाई। अगर आप ये सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तब जाकर आप डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। रैंकाइन के अकॉर्डिंग आप 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से आप का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, वेस्ट आइटम दैट इज यूजली नॉट रिसाइकल्ड। तो वो वेजिटेबल वेस्ट ही होता है। अगला देखिए, ए सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल फोर्सेस ऑन ऑल इट्स फेसेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन। तो 3 टाइम्स होता है, 3 गुना होता है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू किल द पैथोजेनिक। पैथोजेनिक के लिए कौन सी प्रोसेस जो होती है वो आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार देती है? तो वो होती है क्लोरीनेशन। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मारे जा सकते हैं बाय क्लोरीन्स के द्वारा, क्लोराइन के द्वारा। तो इसके द्वारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मारे जा सकते हैं।
वाटर क्लोरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोराइन और, तो इससे आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार सकते हैं, कुछ हद तक मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था, सॉइल फॉर्म बाय वेदरिंग एक्शन ऑन रॉक एंड रिमेन एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। भाई रेजिडुअल सॉइल होते हैं, रेजिडुअल सॉइल ही होते हैं। बेंटोनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल सॉइल। वेंटोनाइट ये उदाहरण है रेजिडुअल सॉइल का। अब ट्रांसपोर्टर में आपको पता है कि 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो रिवर सैंड आ जाता है हमारे पास, वहाँ पर लेक से पैदा किया हुआ, समुंदर से पैदा किया हुआ, एवलिन सॉइल भी आता है, ग्लेशियर, कोलोविल, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं उसके अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्टर के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट देखिए, इफ पी एंड डी आर द पिच एंड ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवट, एफिशिएंसी जो होती है रिवट की, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ रिवट इज, एफिशिएंसी को आप एन से डिनोट कर सकते हैं। एफिशिएंसी जो होती है पी माइनस डी ओवर पी, ये होती है एफिशिएंसी। पी माइनस डी ओवर पी ये होती है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पी आपको पता है कि क्या होती है, पिच होती है, डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ रिवट यानी कि ग्रोस डायमीटर। तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपल सपोर्टर के बारे में पूछा गया है। तो इसका आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, डब्ल्यू स्क्वायर ओवर डिवाइड बाय 8। ये हमने अभी स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को बताया था आपको। अगला देखिए, द फॉलोइंग assumption इज नॉट मेड फॉर द फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी के लिए। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्या बोल रहा है, द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ प्रोपेलर कैंटिलीवर शोन बिलो इज एमपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। तो ये एक लेंथी न्यूमेरिकल हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता होनी जरूरी है कि भाई ये इसकी वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट के ए इज, क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस होता है। तो चाहे हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर हो या फिर पैसिव अर्थ प्रेशर हो, दोनों का मीनिंग यही होता है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस ही होता है। चाहे हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर हो या फिर पैसिव अर्थ प्रेशर हो, तो इट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेसेस। एक में क्या होता है कि रिटेनिंग वॉल जो होती है मूव्स अवे फ्रॉम द रिटेन सॉइल, मूव्स अवे यानी कि दूर जाती है एक्टिव अर्थ प्रेशर में, जो बैक फिल होता है रिटेनिंग वॉल में उससे दूर जाती है। तो एक में क्या होता है, रिटेनिंग वॉल्स फोर्स अगेंस्ट ए सॉइल मास, एक में ये होता है। तो ये दोनों इफेक्टिव स्ट्रेसेस ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाते हैं। अगला क्या बोल रहा था, गैसेस प्रोड्यूस बाय लैंडफिल प्राइमरी कंप्राइजेस ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला देखिए यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, तो सी डी बी ए ये आंसर रहेगा सेकंड वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए थर्ड आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर पोर्शन ब्लॉक एट ए लिमिटिंग स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स सेक्शन इज, 4:3 होता है, 4:3। अगला क्वेश्चन देखिए, हम दो ही क्वेश्चन करेंगे, 80 तक करेंगे, 75 बोला था। द हाउ द सॉरी द मच फेलियर इन फाउंडेशन लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लोड इज नाउन एज, बेस कोर्स फेलियर हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम विच कंटेन ऑल 3 इंग्रेडिएंट ऑफ ए वेट सॉइल इज टर्म एज, उसको 3 फेस डायग्राम बोलते हैं। आपको पता है कि 3 फेस डायग्राम ही होता है वेट सॉइल के लिए। सो ये थे हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकंड स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज, वाटर ट्रीटमेंट जो होती है उसका यहाँ पे सीक्वेंस पूछ रहा है कि भाई जो सेकंड नंबर पर आता है वो कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। सो सबसे पहले जो आता है वो कोगुलेशन
एंड फ्लोकुएशन आता है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद हमारा सेडिमेंटेशन आता है, एंड देन आता है फिल्ट्रेशन, एंड उसके बाद आता है क्लोरीनेशन। तो ये प्रोसेस होती है, तो ये सेकंड नंबर पे हमारा सेडिमेंटेशन ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम शैल बी ग्रेटर देन। जो मिनिमम एरिया होता है टेंशन रेनफोर्समेंट का वो यही होता है। मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, शुड नॉट एक्सीड 0.04 BD, ये होता है मैक्सिमम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। दैट इज यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कहने का मीनिंग ये है कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन डबली रेनफोर्स बीम द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम शैल नॉट एक्सीड। कितना एरिया होना चाहिए डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए? मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है कंप्रेशन के केसेस में। यहाँ पर 2% दिया है वन ऑप्शन, तो ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि बीम के केसेस में हमारा जो एरिया होता है स्टील का वो 4% होता है ग्रोस सेक्शनल एरिया के। मिनिमम जो होता है वो 0.85 BD/FY ये होता है, तो 4% हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कॉलम का केस जो होता है उसमें 0.8% से लेकर 6% स्टील प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप स्लैब की बात करेंगे तो स्लैब के लिए जो होता है वो 0.15% होता है उसके ग्रोस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये माइल स्टील के लिए होता है। अगर आप HYST बार यूज करते हैं तो उसके लिए 12% होता है उसके ग्रोस सेक्शनल एरिया के। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रोलर स्टील बीम की बात हो रही है यहाँ पे, शियर फोर्स इज मोस्टली रजिस्ट बाय। शियर फोर्स जो होती है वो मोस्टली रजिस्ट की जाती है बाय किसके द्वारा? वेब के द्वारा। वेब के द्वारा 85% तक शियर फोर्स जो होती है वो रजिस्ट की जाती है, एंड जो फ्लेंज होता है इसके द्वारा बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो रजिस्ट किया जाता है। भाई दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए, दोनों पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर, ए डायग्राम विच शोज द वेरिएशन ऑफ द एक्सिल लोड एट ऑल सेक्शन अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम, उसको आप थ्रस्ट डायग्राम ही बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है थ्रस्ट डायग्राम जो है ये। अब देखिए ऐसे ही दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, एक शियर फोर्स डायग्राम का। तो देखिए अगर सबसे पहले हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ए डायग्राम विच शोज द वेरिएशन ऑफ, यहाँ पे एक्सिल लोड की जगह बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, shows the variation of bending moment along along the length along the length of the beam, उसको आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए। अब सिर्फ आपको शियर फोर्स डायग्राम के केसेस में क्या लगाना है, बेंडिंग मोमेंट की जगह आपको क्या लगाना है, सिर्फ शियर फोर्स लगाना है अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, तो वो शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। तो ये तीन पॉइंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, फ्लो नेट इज यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। फ्लो नेट जो होता है वो सीपेज को मेजर कर सकता है, एग्जिट ग्रेडियंट एंड अपलिफ्ट प्रेशर, इन सभी को ये मेजर कर सकता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया, तो ये इंग्लिश फॉर्मूला ही होता है। अगला देखिए, मिक्सचर ग्राइंडर, dessert coolers, exhaust fans, sewing and washing machines are all sources of noise pollution. This pollution is termed as, this pollution को आप क्या बोलते हैं? pollution from household। हाउस से pollution आ रहा है भाई,
तो देख लीजिए ये कितना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। अगले देखिए, द टू मेंटेन द एरोबिक कंडीशन ऑफ सीवेज, द सीवेज इज मिक्स्ड विद ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नाउन एज, उसको हम डिल्यूशन ही बोलते हैं, डिल्यूशन ही हम उसको बोलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, द आर्गन कंटेंट इन कंपोजिशन ऑफ क्लीन ड्राई एंड एटमोस्फेरिक एयर इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम विल बी 99%। यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आर्गन के लिए। अगला क्या बोल रहा है, द टेंजेंट लाइन ड्रॉन ऑन कर्व एट इट्स एंड इज नाउन एज, टेंजेंट लाइन जो होती है ड्रा की जाती है ऑन ए कर्व एट इट्स एंड, एंड पर उसको फॉरवर्ड टेंजेंट के नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड टेंजेंट। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, कोलुवियल सॉइल टल्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय किसके द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेविटी के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट की जाती है। जो ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट की जाती है सॉइल, उसको कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। उसका एग्जांपल ये टलस ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ परसेंटेज एवरेज डेली ट्रैफिक कितना है हमारे पास, 5000 व्हीकल हैं एंड एनुअल इंक्रीज 10% हो रहा है, देन एवरेज फ्यूचर फ्लो आफ्टर 5 ईयर विल बी, कितना होगा। सो वो एवरेज जो फ्यूचर फ्लो रहेगा वो 8050 ही रहेगा। अगला देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स प्राइमरली, वाटर सीमेंट रेशियो पर ही सबसे पहले डिपेंड करती है। सो ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, टू डिस्पोज वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय पब्लिक द अंडरग्राउंड पाइपलाइन इज लेड डाउन विच इज नाउन एज, उसको हम सीवर बोलते हैं। यहाँ पे सीवर की स्पेलिंग मिस्टेक है, सीवर ये होता है सीवर। ह्यूमन जो डिस्पोज होता है उसके लिए सीवर ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए टू डी फ्लो फील्ड इज डिफाइंड एज बाय इक्वेशन दिस वन। नेक्स्ट देखिए, सॉइल विच कैन स्टोर वाटर एंड अलाउ ए स्मॉल क्वांटिटी टू फ्लो थ्रू इट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए एक्वाटार्ड ही हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, इन सीटू वेन शेयर टेस्ट इज यूज टू मेजर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला देखिए, द पार्टिकुलेट विच इज इमिटेड बाय combustion of petroleum in at automobile and which affect hemoglobin formation, तो वो लेड ही होता है। नेक्स्ट देखिए, द पोल्यूशन विच हैज फार रीचिंग consequence and has many physical psychological as term as, उसको नॉइज पोल्यूशन ही बोला जाता है। when plane table is set up at any place, प्लेन टेबल सेटअप किया जाता है एनी प्लेस पर, द सेकंड टेम्परेरी एडजस्टमेंट विच इज डन इज नाउन एज, उसको हम लेबलिंग बोलते हैं, लेबलिंग बोला जाता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल, सेकंड टेम्परेरी जो होती है उसको लेबल में बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले सेटिंग आती है, फिर लेबलिंग आती है, फिर सेंटरिंग आती है, फिर ओरिएंटेशन आती है लास्ट में। हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड द मिनिमम स्टील इन आरसीसी बीम इज टू अवॉइड रप्चर ऑफ स्टील, रप्चर ऑफ स्टील ये गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे स्टील की जगह कंक्रीट होना था। टू अवॉइड रप्चर ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ फ्लेक्चर फेलियर ओकर, तो स्टील की जगह कंक्रीट देख लीजिए आप, बाकी ऑप्शन 1 ही है। अगला देखिए, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज इंक्रीज इन n times, the ratio by which maximum bending stress will increase under a self weight is, 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, 1:n होता है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ मैंडेटरी साइन डिस्क मस्ट बी। मैंडेटरी साइन का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? मैंडेटरी साइन जो होती है उसकी जो डिस्क होती है उसका जो डायमीटर होता है 60 सेंटीमीटर का ही होता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो स्टॉप साइन हो गया हमारे पास, गिव अवे साइन हो गया, हमारे गिव पे साइन हो गया, लिमिट के बारे में बताता है, नो पार्किंग, तो ये मैंडेटरी साइन में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग सी कोस्ट मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी। मिनिमम जो होता है वो M30 ही होता है, सी कोस्टल के लिए M30 ग्रेड यूज किया जाता है। ये जो कंडीशन बनती है सीवियर बनती है। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज, लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज कितनी होती है? 100 फीट की लेंथ होती है इंजीनियरिंग चेन जो होती है। इसमें 100 लिंक्स होते हैं, जो लिंक होती है 1 लिंक वो 1 फीट का होता है। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूज टू मेजर, यूजफुल टू मेजर, क्या मेजर करता है? shear स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीमेंट कंक्रीट रोड्स आर नॉट प्रिफर्ड ड्यू टू। सीसी की जो रोड होती है उसको प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता ताकि क्योंकि उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाई होती है, इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता है। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट परफॉर्म बाय कैनाल हेड वर्क। कैनाल हेड वर्क के द्वारा जो वर्क परफॉर्म नहीं किया जाता है, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्रॉम वाटर। ये कैनाल हेड वर्क से आप पावर को जनरेट नहीं कर सकते हैं, बाकी ये तीनों चीजें कर सकते हैं। अगला देखिए, द फॉलोइंग जंक्शन इज नॉट मेड फॉर डिजाइन ऑफ स्ट्रैप फुटिंग के लिए। सॉइल प्रेशर जो होता है वो वेरीज लीनियरली करता है। नेक्स्ट देखिए, द नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस बाय ट्रैक्टर, ट्रैशर, हार्वेस्टर एक्सेट्रा कैन बी कैटेगराइज अंडर, कौन सा होता है वो? एग्रीकल्चरल मशीन पोल्यूशन होता है वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड, यहाँ पर रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट बोथ एंड्स, तो यही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए कर्व इज मेड ऑफ 2 और मोर सिंपल सर्कुलर आर्क इन वन डायरेक्शन एंड आर मीटिंग एट ए कॉमन टेंजेंट, सच कर्व इज नाउन एज, उसको आप किस कर्व से जानते हैं? कंपाउंड कर्व के नाम से हम उसको जानते हैं। अगला देखिए, द मॉडुलर रेशियो एम ऑफ द कंक्रीट हुज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सी में बी गिवन बाय, क्या होता है? मॉडुलर रेशियो जो होता है उसको आप एम से डिनोट करते हैं, ये सिग्मा सीबीसी पर डिपेंड करता है, यानी कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है इस पर डिपेंड करता है। ये होता है 280 ओवर 3 सिग्मा सीबीसी, ये होता है। तो यहाँ पे 2800 दिया गया है, ये गलत है, लेकिन चलो यही होगा, लेकिन आंसर ये है सही वाला। अगला क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ मीडियम कॉलम इज बिटवीन, क्या होता है मीडियम कॉलम के लिए? जो शॉर्ट कॉलम होता है उसके लिए 32 से कम होता है हमारे पास, 32 से 120 जो होता है वो मीडियम के लिए, एंड 120 से ज़्यादा होगा वो लॉन्ग कॉलम के लिए होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इरिगेशन चैनल आर यूजली केप्ट अलोंग द वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड, इरिगेशन चैनल वाटरशेड। अगला देखिए, द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल जो होता है वो आर साइन थीटा के बराबर ही होता है। अगले देखिए, फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के लिए, ये जो होता है इंसिनरेशन, ये प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए रेकमेंड नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन चेन सर्विंग वर्क द लाइन जॉइनिंग द टाई स्टेशन फॉर टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम इट इज नाउन एज, उसको हम
टाई लाइन ही बोलते हैं। नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट पेयर, हमें सही वाला पेयर जो है उसको चूज करना है। तो सही वाला जो पेयर है फ्लूइड ऑफ जीरो विस्कोसिटी, जिस फ्लूइड के पास जीरो विस्कोसिटी होती है, नॉन विस्कस होता है, उसको आइडल फ्लूइड ही बोला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आइडल फ्लूइड के बारे में। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, जीरो शेयर फोर्स होती है इसके पास, नॉन विस्कस, जीरो विस्कोसिटी, एक ही बात है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज। तो परमेबिलिटी जो होती है सॉइल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज। देखिए स्क्वायर ऐसे भी बनाया जा सकता है, ग्रेन साइज का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 14 mm, नॉमिनल जो है, देन द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल विल इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज होता है? तो 1 mm जो होता है वो इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ लिक्विड लिमिट इज इंक्रीज बाय देन द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल। लिक्विड लिमिट इंक्रीज हो रही है तो कंप्रेशन इंडेक्स भी इंक्रीज ही होगा। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द polluted गैस स्ट्रीम बाय इनकॉर्पोरेटिंग द particulate इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट आर टर्म एज, उसको आप वेट कलेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन इन ए रोड इज 1/15 होती है, 1/15 सुपर एलिवेशन। ये जो होती है ये प्लेन के लिए होती है, प्लेन के केसेस में होती है। अगला सिंपली सपोर्टेड स्टील बीम मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो होती है वो कितनी होती है? 1/325, यही आंसर होगा। अगला क्या बोल रहा है, इन क्लोज ट्रावर्स इफ द नंबर ऑफ लाइंस आर एन देन द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल विल बी राइट एंगल, कितना होता है? 2n-4, यही होता है 2n-4। अगला देखिए, अलोएबल डिस्पोजेबल रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्लज ऑन लैंड इज डिटरमाइंड बाय नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ स्लज, इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट इन केस ऑफ, राफ्ट फाउंडेशन के पास ही होती है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड कांग्रेस द रूलिंग स्लोप ऑफ रोड शुड नॉट बी मोर देन, तो रूलिंग के लिए 1/30 होती है, ये प्लेन के लिए होती है, इसको भूलिए, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ड्यूरेबिलिटी स्टेबिलिटी एनालिसिस द टर्म मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ मीन्स, तो उसका मीनिंग होता है अप्लाइड शियर स्ट्रेस। मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ जो होती है, अप्लाइड शियर स्ट्रेंथ इसका मीनिंग होता है। अगला देखिए, टू मेक पोर्टेबल वाटर बाय किलिंग हार्मफुल पैथोजेनिक प्रेजेंट इन वाटर इज टर्म एज, उसको आप डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। डिसइंफेक्शन से आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द सॉइल कैन रोल्ड इनटू 3 mm डायमीटर थ्रेड विदाउट क्रैक्स इज टर्म एज, उसको आप किस नाम से जानते हैं? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, हम प्लास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज परमिसिबल टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यूज फॉर कॉलम के लिए, कितना होता है? परमिसिबल टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है? बोल्ट के केसेस में वो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अगला क्या बोल रहा है, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच सर्टेन substances are present in such concentration that affect the health of humans, animals, plants and property is known as, हम उसको एयर पोल्यूशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट, इन फ्यूरो इरिगेशन द डेप्थ ऑफ फ्यूरो फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज केप्ट एज, 20 से 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर।
अगले देखिए, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास टू द सेंटर ऑफ क्रॉस वायर इज टर्म एज, उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन प्रेशर ड्रैग्स ओवर ए बॉडी इज लार्ज एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन ड्रैग, देन द शेप ऑफ द बॉडी इज दैट ऑफ, उसको आप ब्लफ बॉडी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट 150 क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।